सभी सुनने वालों को नमस्कार। श्रोताओं, आज का हमारा विषय है ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन एजुकेशन। कोरोना काल से पहले हम सब ये मानते थे कि परंपरागत जो तरीका है जो पढ़ाई का, वही सबसे बेहतर होता है। और जब हम ऑनलाइन शिक्षा की बात करते थे तो उसको मानते थे कि एक फैशन के तौर पर ये होता है, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन कोविड-19 के दौर ने हमें बता दिया कि ऑनलाइन शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण होती है, इसकी क्या आवश्यकता है, उसकी क्या महत्ता रही, ये हम सब जानते हैं, अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। आज का हमारा जो विषय है वह है ऑनलाइन एजुकेशन, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमने आमंत्रित किया है जनाब इमरान खान, जो कि ऐप गुरु के नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं और राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार से नवाजे गए हैं। जमनालाल बजाज पुरस्कार भी मिला हुआ है और गूगल सर्टिफाइड एजुकेटर के तौर पर माने जाते हैं। इमरान जी, आपका हमारे स्टूडियो में तहे दिल से स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। बताएं, एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन की हम चर्चा आज करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो यही बात की जाए कि ऑनलाइन एजुकेशन कहते किसे हैं, इससे क्या तात्पर्य निकाला जाए। ऑनलाइन एजुकेशन से हमारा अभिप्राय है कि जो क्लासरूम में सीमित ना रहे और टीचर और स्टूडेंट दूर दूर बैठकर भी अपनी पढ़ाई कर सकें। सूचना तकनीक के जो विभिन्न टूल्स हैं उनका प्रयोग करते हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, लैपटॉप्स हो, फ़ोन हो, इंटरनेट हो, इसके माध्यम से अगर शिक्षण जारी रह सके तो उस शिक्षण को हम ऑनलाइन टीचिंग कहते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन कहते हैं। कहने का तात्पर्य कि इसमें एक मोबाइल होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, जिसमें कि इंटरनेट हो जी, और साथ में उसकी नॉलेज भी बहुत ज़रूरी होती है। बिल्कुल। क्योंकि शुरुआत में जब बहुत से ग्रामीण बालकों की हम बात करें, या ऐसे बहुत सारे शहरी बच्चे भी हो सकते हैं जिन्होंने कभी कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा प्राप्त नहीं की, तो ऐसे लोगों के सामने एक चैलेंज आ गया था कि कंप्यूटर का ज्ञान कैसे अर्जित किया जा सकता है। बहुत से लोग अभी भी हैं जिनको इनकी जानकारी नहीं होती। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसमें कंप्यूटर की जानकारी होना आवश्यक है। अगर कंप्यूटर नहीं है तो कम से कम फ़ोन की जानकारी होना आवश्यक है, पर वो बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं और आज के जो बच्चे हैं वो उसको बहुत आसानी से सीख जाते हैं। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा अलग से कोई ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं होती, पर ये एक आवश्यकता तो है जिससे ऑनलाइन एजुकेशन को जारी रखा जा सके। जी इमरान जी, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि ऑनलाइन शिक्षा के बारे में पहले सिर्फ एक जहन में बात होती थी, सिर्फ हमारे तसव्वुर में बात थी कि भाई किस तरह से इसको किया जा सकता है, इसकी शुरुआत की जा सकती है। तो कोविड से पहले और अब में क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में? शिक्षक और जो छात्र हैं उनमें किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, कौन सा अधिक बेहतर मानते हैं, और पहले क्या सोचते थे और अब क्या मानते हैं? कोरोना के दौरान निश्चित रूप से ऑनलाइन एजुकेशन में एकदम बूम आया, क्योंकि वो एक ऐसी स्थिति थी कि उसमें स्कूल्स बंद हो चुके थे और कोई इसके अलावा कोई संसाधन नहीं था कि सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग भी एश्योर हो जाए और इसके साथ शिक्षण भी जारी रह सके। तो ऑनलाइन एजुकेशन उस समय तेज़ी से स्प्रेड हुई, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ऑनलाइन एजुकेशन केवल कोरोना जैसे हालात के लिए इसका जन्म हुआ है। जो विकसित कंट्रीज है वहाँ इसको यूज़ किया जा रहा है। ये दरअसल टेक्नोलॉजी का यूज है शिक्षा में, कि भाई टेक्नोलॉजी के टूल्स के माध्यम से हम उन सीमाओं से परे जाके शिक्षण करा सकें जिसमें चार दीवारी में आना ज़रूरी होता है। आप सोच के देखिए कि गाँव के बच्चे हैं, जब तक वो किसी कॉलेज या स्कूल में नहीं आएंगे तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन वो सुविधा हमको मुहैया कराती है कि ठीक है, आप अपने घर पे रहिए और आप अपने फ़ोन के माध्यम से कि आप लाइव पढ़िए जो भी आपको पढ़ना है। जी, ऑनलाइन शिक्षा ने कितनी भूमिका निभाई, आप क्या मानते हैं कि अध्यापक के तौर पर? क्योंकि आपने परंपरागत तौर पर जो कक्षाएं हैं वो भी आपने अटेंड की हैं, आप उसके द्वारा पढ़ाते थे, और ऑनलाइन का तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस है ही, क्योंकि आप ऐप गुरु भी हैं और इंटरनेट से तो आपका बहुत ही नज़दीकी का रिश्ता है। तो क्या कहेंगे, क्या भूमिका निभाई उसने, किस तरह से मददगार साबित हुई? क्योंकि यदि कोरोना काल में यदि ऑनलाइन एजुकेशन नहीं होती तो क्या होता? यस, बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि ऑनलाइन एजुकेशन इस समय तो बहुत ही वरदान साबित हुआ है। यद्यपि इसका मतलब ये नहीं है कि ऑनलाइन एजुकेशन ही एजुकेशन का भविष्य होने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो भावनात्मक लगाव होता है वो उसकी कमी हमें देखने को मिलती है। बच्चे हैं जो आँखों से समझते हैं, जो टीचर्स को सामने देख करके जो फीलिंग्स महसूस करते हैं वो नहीं होती। पर इसके बावजूद मैं एक बात कहना चाहूँगा, वो ये है कि जब कुछ भी हमारे पास मौजूद नहीं था तो इस टूल ने और इस तकनीक ने हमें बच्चों को एजुकेशनल कंटेंट को पहुँच उसको सुनिश्चित करने में मदद की। और ख़ास तौर पे जो कॉम्पिटिटिव क्लासेस के बच्चे हैं वो तो इसमें बहुत तेज़ी से इससे कनेक्ट हुए हैं, क्योंकि अगर हम कोई ग्रामीण परिवार के बच्चे की बात करें तो उसको शहर में जाना होता है, फिर वहाँ कमरा लेना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। पर एक सिर्फ फ़ोन के माध्यम से, जो कि आज एक आम ज़रूरत की चीज़ हो गई है और हर परिवार में है, सिर्फ उसके माध्यम से बच्चों ने अपनी पढ़ाई को जारी रखा है और काफ़ी उसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। जी, जब इमरान जी, जब हम
छात्रों की बात करें तो जो ग्रामीण बालक छात्र छात्राएं हैं उनको हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है उन तक शिक्षा पहुंचे। तो अगर हम ऑनलाइन शिक्षा की बात करें, ऑनलाइन एजुकेशन की हम बात करते हैं, उनको क्या उपलब्धता हासिल है, क्योंकि सबके पास स्मार्टफोन भी नहीं होते। गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसी है वो हम सबसे छिपी हुई नहीं है, हम सब जानते हैं। तो क्या क्या चैलेंजेस हैं ग्रामीण बालक के लिए? इसको हम दो तरह से ले सकते हैं। एक तो यह है कि निश्चित रूप से जो गरीब परिवार हैं उनके पास स्मार्टफोन नहीं होते, इंटरनेट की सुविधा नहीं होती, और ख़ास तौर पे बालिकाओं को तो स्मार्टफोन देने में भी दिक्कत करते हैं परिवार। तो निश्चित रूप से वो एक चुनौती है, और इसको काफ़ी हद तक कोरोना काल में इससे पार पाने की कोशिश शिक्षा विभाग ने भी की है। वहाँ पर स्माइल प्रोजेक्ट शुरू किया और टीचर्स ने समझाया कि भाई आप बच्चों को फ़ोन दीजिए, ये फ़ोन कोई गेम खेलने के लिए नहीं है, बल्कि ये पढ़ाई के लिए। लेकिन जो बड़ी क्लासेज होती हैं या कॉलेज के बच्चे होते हैं तो उनके पास निश्चित रूप से फ़ोन मौजूद होते हैं, और वो उस फ़ोन का प्रयोग सोशल मीडिया पर कर रहे होते हैं। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन टूल्स का प्रयोग करके उन बच्चों ने इसका काफ़ी फ़ायदा उठाया और अपनी पढ़ाई को इसके माध्यम से जारी रखा है। जी इमरान जी, जब ऑनलाइन शिक्षा की बात हुई है तो बच्चे काफ़ी ऊब से इसमें गए थे। ऐसा लगता है कोविड-19 में काफ़ी ऊब गए थे कि फिर वही बैठ जाएंगे उसमें, और ना टीचर सब पर ध्यान दे पाते हैं और ना ही बच्चे कंसंट्रेट होकर घर पे पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि घर का माहौल है बिल्कुल अलग होता है। अपने दिमाग को एक तरफ केंद्रित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या मानते हैं आप कि जितने भी चैलेंजेस हैं क्या उनको दूर किया जा सकता है? क्या विचार है आपका, किस तरह से इसको और अधिक दुरुस्त किया जा सकता है? एक्चुअली जब शिक्षा की हम बात करते हैं तो शैक्षिक गतिविधियां और सह शैक्षिक गतिविधियां दोनों की बात होती है। अब आप ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चों को प्लेग्राउंड में ले जाकर खिला तो नहीं सकते, तो वो समस्याएं हमारे सामने निश्चित रूप से इसमें होती हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ फ़ायदे भी होते हैं। जैसे हम बहुत सारे एनिमेटेड इस तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके माध्यम से बच्चे बड़े आराम से साइंस के गूढ़ विषयों को समझ सकते हैं। तो वो ऑनलाइन टूल्स भी हमें यहाँ पर मिले हैं, और इस तरह के सिस्टम्स भी डेवलप हुए हैं कि बच्चे हैं जो दूर बैठकर भी एकदम अच्छे से कनेक्ट हो पाएँ, कोलैबोरेटिव लर्निंग कर पाएँ, एक दूसरे बच्चों के साथ कनेक्ट होकर के अपनी बात को भी कह पाएँ। तो महत्वपूर्ण यह है कि जिन टीचर्स ने एडवांस टूल्स का प्रयोग किया और अपना जो लेसन प्लान है उसको ऑनलाइन एजुकेशन के अकॉर्डिंग डेवलप किया, वो इससे काफ़ी हद तक बच्चों को कनेक्ट कर पाए। जी, ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस है जो एजुकेशन में हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मदद करती हैं। तो इमरान जी, आप तो क्योंकि ऐप गुरु हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस आपने डेवलप किए हैं। खास एक ऐप का जिक्र आज की बातचीत के माध्यम से हमारे तमाम छात्र छात्राओं तक आप पहुंचाना चाहते हैं, वो एप्लीकेशन, उसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, हमारे 100 से अधिक ऐप्स हैं और सभी एजुकेशन के लिए हैं। इनमें जनरल साइंस है, प्रोजेक्ट दिशारी है, देववाणी है, इस तरह के बहुत सारे ऐप्स हैं। आप इमरान ऐप सर्च करके प्ले स्टोर पे आराम से सभी ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं देववाणी ऐप के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब कोरोना जैसे ही शुरू हुआ तो संस्कृत एजुकेशन में यह समस्या हो गई थी कि कैसे बच्चों को हम कंटेंट उपलब्ध कराएं, क्योंकि संस्कृत भाषा का तो ऑनलाइन कंटेंट भी अच्छी क्वालिटी का उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी स्थिति में देववाणी ऐप डेवलप किया गया, और इस ऐप के माध्यम से टीचर्स ने कंटेंट डेवलप किया और स्टूडेंट तक पहुंचाया। तो लगभग 60,000 बच्चों को हम अच्छे से टच कर पाए और उन बच्चों ने इसको यूज़ किया। इसमें क्लास 1 से 12 तक विषयवार कंटेंट है, वीडियोज़ हैं, PDF हैं, टेस्ट देने की सुविधा है जिससे ये पता लगे कि आपने जो वीडियो देखा है क्या आप उसको सीख पाए हैं टॉपिक को या नहीं सीख पाए। तो ये काफ़ी एक प्रभावी ऐप के रूप में इस दौरान मैंने डेवलप किया, जो काफ़ी यूज किया गया। जी, प्ले स्टोर में ये उपलब्ध है, और कितनी आसानी से ये डाउनलोड हो जाता है? अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो बेहद आसानी से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाएं, इमरान ऐप सर्च करें, वहाँ पर आपको सारे ऐप्स की लिस्ट आ जाएगी, जिसको आप चाहें उसको इंस्टॉल करें, और ये एक सिंगल क्लिक इंस्टॉलेशन इसका होता है। जी, छात्र छात्रा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं, और उसके लिए सामान्य ज्ञान बहुत ज़रूरी हो गया है आज के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो। आपने क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशंस भी अपने डेवलप की हैं, तो उनमें से सामान्य ज्ञान की यदि बात की जाए तो सामान्य ज्ञान के बारे में यदि कोई अध्ययन करना चाहता है, उस ऐप के माध्यम से और ज्ञान अर्जित करना चाहता है, अपना ज्ञान बढ़ाना चाहता है, तो कौन सा एप्लीकेशन है ऐसा है जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे, जो बताना चाहेंगे कि आप इसको पढ़ें तो बहुत सहायता मिल सकती है?
बिल्कुल सही कहा आपने। करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे 2 ऐप इसमें विशेष तौर पे उपयोगी हैं। एक प्रोजेक्ट दिसारी है जो कॉलेज शिक्षा के लिए मैंने डेवलप किया है। इसमें नियमित रूप से हम करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं और उसको बच्चे वहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। और दूसरा युवा शक्ति जो ऐप है जो अलवर के लिए डेवलप किया है वो भी डेफिनेटली उपयोगी है, उसको भी बच्चे यूज़ कर सकते हैं। जी, इमरान जी, हमने शुरुआत में बात की थी कि किस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन सहायक सिद्ध हो रही है। अब क्योंकि पोस्ट कोरोना की यदि हम बात करें तो अब क्योंकि क्या उसका जो महत्व है, ऑनलाइन एजुकेशन का इम्पोर्टेंस है, अभी भी उतनी ही है, क्योंकि अब स्कूल कॉलेज यदि खुल जाते हैं तो क्या उसको बिसरा दिया जाएगा या एक नए फॉर्म में हमारे सामने आ सकता है या उसका और अधिक उपयोग लिया जा सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने। कोरोना के बाद जो हम ऑनलाइन एजुकेशन का भविष्य देखते हैं तो आप ये मान लीजिए कि सेम टू सेम उतना तो यूज नहीं किया जा रहा है, लेकिन ब्लेंडेड मोड में, यानी ऑफलाइन और ऑनलाइन के सम्मिश्रण के रूप में उसको यूज किया जा रहा है। और वो चीज़ें जो बच्चों को पसंद आई उनको कंटिन्यूअस आगे भी जारी रखा जाएगा। आजकल बच्चे क्लास में जाने से पहले ऑनलाइन टूल्स के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से बड़े आराम से अपने टॉपिक के बारे में बहुत सारी जानकारी जुटा लेते हैं। और मैं तो टीचर से भी एक बात कहना चाहूँगा कि आप बच्चों को इंटरनेट के माध्यम से अपने प्रोजेक्ट तैयार करने को दें। पेरेंट्स से भी कहूँगा कि आप बच्चों को टॉपिक दें और कहें कि इंटरनेट पे सर्च करें और इस विषय के बारे में जानकारी हासिल करें, तो निश्चित रूप से बच्चे एक अलग तरह से पढ़ाई करेंगे और उस विषय पर निश्चित रूप से विशेषज्ञता हासिल कर लेंगे। जी, बच्चे जब पढ़ाई शुरू करते हैं इंटरनेट के माध्यम से या ऑनलाइन, तो वो शुरुआत तो पढ़ाई से करते हैं, लेकिन अंत में वो पता नहीं कहाँ पहुँच जाते हैं, एक ऐसे जाल में पहुँच जाते हैं जिससे पढ़ाई का कोई वास्ता नहीं होता। तो ऐसे छात्र छात्राओं को क्या कहना चाहिए, कैसे कंसंट्रेट करें, कैसे वो अपने सीमित दायरे को सीमित रखें और उसके द्वारा पढ़ाई पर ही ध्यान रखें? आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे हमारे तमाम छात्र छात्राओं को? बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि आपके पास समय सीमित होता है। आप उस समय में चाहे तो गेम्स खेल सकते हैं, चाहे सोशल मीडिया चला सकते हैं, या फिर अनावश्यक चीज़ें भी बहुत हैं वो देख सकते हैं, या फिर आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है कि आप समझें कि आपको एग्जैक्ट करना क्या है, और इसमें टीचर्स और पेरेंट्स बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। पेरेंट्स से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन के लिए कंप्यूटर की मांग है तो आप निश्चित रूप से उसको लैपटॉप के बजाय डेस्कटॉप दिलाएं और उसको घर के चौक में लगाएं, जिससे पता रहे कि बच्चा क्या कर रहा है। अगर आप अपने कम एज के बच्चे को एक लैपटॉप या फ़ोन दे करके कहीं उसको एक कोने में बैठकर उसका प्रयोग करने देंगे तो निश्चित रूप से और फालतू चीज़ें भी उसमें देखेगा। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है और बच्चों के साथ ओपन माइंडेड रहें, उनसे डिस्कस करें कि कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन सी चीज़ें हमारे लिए अनुपयोगी हैं, कौन सी उपयोगी हैं। जी, इमरान जी, आप शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार करते रहते हैं। जहाँ तक हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो आने वाले वक्त में भविष्य की यदि हम बात करें तो क्या योजना है आपके मस्तिष्क में? क्या और कुछ करना चाहते हैं आप छात्र छात्राओं के लिए? शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ और किया जा सकता है? क्या विचार हैं आपके? मेरा जो प्लान है शुरू से वो यही है कि हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर उन बच्चों की मदद कर पाएँ जो गरीब परिवारों से हैं, जो गाँवों से हैं, जिन तक शैक्षिक संसाधनों की पहुँच अभी तक नहीं है, तो मुझे लगता है वो काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो अभी तक भी मैं जिस पे काम कर रहा हूँ डेवलप करने की, जो मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट करता हो और NCERT के पूरे सिलेबस को जो कवर करे और बच्चे जब चाहें जहाँ चाहें उसके माध्यम से पढ़ सकें, तो शायद उनकी काफ़ी मदद हो सकती है। जी, अंत में ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इस समय सुन रहे हैं, उनको क्या एक शॉर्ट मैसेज आपका रहेगा? मेरा मैसेज यही है कि महत्वपूर्ण ये नहीं है आप किस तरह पढ़ रहे हैं, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप एग्जैक्टली करना क्या चाह रहे हैं। यदि आपने अपने लक्ष्य को तय कर रखा है कि वो लक्ष्य कोई भी हो सकता है, जैसे आपने कहा कि मुझे एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, या फिर कोई मुझे प्रतियोगी परीक्षा पास करनी है, या मुझे अपने साथी के जैसा बनना है जो बहुत होशियार है, तो अगर आपका लक्ष्य क्लियर है तो आप ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आप उस तरह से अपने शिक्षण को जारी रख सकते हैं। आप दोनों टूल का प्रयोग करें, जहां जो उपयोगी लगे उसको यूज़ करें और अपने आप को आगे बढ़ाएं, सजाएं, संवारें। जी, श्रोताओं, इस समय हम रूबरू थे जनाब इमरान खान से, जो कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से नवाजे जा चुके हैं। जमनालाल बजाज पुरस्कार मिल चुका है, ऐप गुरु कहा जाता है उनको, और गूगल सर्टिफाइड एजुकेटर हैं। इमरान जी, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, और आपने ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में अपने जो विचार रखे और छात्रों को जो सुझाव दिए, उसके लिए हम आपको उनकी तरफ से धन्यवाद देना चाहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।